and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Mohammad Hamza Mohammad, and you are watching program हमारी सेहत, Our Health. सेहत है तो सब कुछ है. इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने हर शो में की हैं. एक बड़े फेमस ऑथर गुजरे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ सालों पहले इस दुनिया में मौजूद थे. जिग जिगलर उनका नाम था. वो कहते हैं, टुडे बी थैंकफुल एंड थिंक हाउ रिच यू आर. योर फैमिली इज प्राइसलेस, योर टाइम इज गोल्ड एंड योर हेल्थ इज वेल्थ. यानी आज शुक्र अदा करो और सोचो कि आप कितने अमीर हो. आप अमीर इसलिए हो क्योंकि आपकी फैमिली कीमती है, आपका टाइम यानी आपका वक्त बहुत अच्छा है, और आपकी सेहत बहुत हजारों जितनी भी नेमतें उनसे उन सारी नेमतों में बढ़कर जो नेमत है वो आपकी सेहत है. सो हमें इन सारी नेमतों का, इन सारी ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करना चाहिए. वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस अमेजिंग ब्लेसिंग विच इज हेल्थ. आज के हम टॉपिक पर बात करेंगे. आज का हमारा टॉपिक ओ माय गॉड है. एक ऐसा टॉपिक एक ऐसा मसला है जो आई डोंट थिंक सो किसी के साथ ना हुआ हो. यहाँ स्टूडियो में जितना भी स्टाफ, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मेरे गेस्ट, मुझ समेत और आप लोग जो देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमने से किसी ने कभी ये फेस ना किया हो. ये मसला थोड़ा फनी है. फनी इसलिए क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट छुट्टी कर ले और अगले दिन टीचर को जाके कहे कि मैंने छुट्टी इसलिए की क्योंकि मुझे ये मसला हो गया था, तो टीचर कहेगी ये कोई मसला नहीं है. अगर कोई एम्प्लॉय बॉस के पास जाके कहे कि मैं फला काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये मसला हो गया है, तो बॉस कहेगा दवाइयां लो, स्टीम लो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे काम चाहिए. जिसके साथ ये मसला होता है उसको ये मसला बहुत बड़ा लगता है, लेकिन लोगों के लिए मसला नहीं है क्योंकि इतना कॉमन है और इतना आम है कि ये मसला समझा नहीं जाता. लेकिन ये मसला क्या है? कॉमन कोल्ड, फ्लू, वायरल, नज़ला, जुकाम, इन सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे. हमारे साथ आज के डॉक्टर मौजूद हैं. ये क्या होता है? क्या ये सारी चीज़ें एक ही हैं या अलग अलग हैं? क्या इसका ट्रीटमेंट है? इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि ये हो ही ना? वेदर चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती हैं, ये हो जाता है मसला, फ्लू हो जाता है, नज़ला हो जाता है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है? इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे. आज हमारे साथ मौजूद हैं मेडिकल ऑफिसर, कराची यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, डॉक्टर मोहम्मद हसन इनका नाम है. प्लीज वेलकम डॉक्टर मोहम्मद हसन. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. सर, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टॉपिक पर बात करेंगे. पहले आप मुझे ये बताएं, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? डॉक्टर बनने का क्या रीजन था? अरे सॉरी, एक बात बताएं, डॉक्टर नहीं होते तो क्या होता? मैं डॉक्टर नहीं होता तो आई थिंक स्कॉलर होता. अच्छा, रिलीजियस स्कॉलर होता. जबरदस्त. डॉक्टर क्या रीजन? एक्चुअली डॉक्टर सिर्फ इसलिए बना था मैं कि मुझे बचपन से ही होता था कि एक डर व खौफ कि मेरे वालिद साहब एक आलिम दीन थे, तो एक मुहासबा जहन में रहता था कि क्या मैं दिन क्या जवाब देंगे अल्लाह को. तो बस ये जहन में रहता था कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है. तो फिर मैंने सोचा कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे इंसानों की खिदमत की जा सकती है. तो खिदमत तो तकरीबन तमाम प्रोफेशंस में की जाती है, लेकिन एक बच्चा जब होता है तो वो अपने हिसाब से सोचता है. तो उसका एक मेंटल कैपेसिटी में उसको लगता है कि डॉक्टर जो है वो एक मसीहा होता है या एक टीचर जो होता है वो सबको तालीम बांटता है. तो ये दो प्रोफेशंस ऐसे हैं जो आप आसानी से लोगों की खिदमत कर सकते हैं. तो मुझे डॉक्टरी का पेशा ऐसा लगा, मेडिसिन का, कि आई थॉट दैट आई शुड बी परसुइंग इट. एंड आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह. तो दैट्स व्हाई वेरी पक्की बात है. कुछ लोग होते हैं ना, वो पढ़ाई से भाग रहे होते तो वो डॉक्टर नहीं बनते, तो पढ़ाई करने वाले डॉक्टर. एक्चुअली डॉक्टरी में लाइक आपने देखा होगा कि लोग प्राइवेटली भी एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे सेल्फ फाइनेंस पे लेते हैं, लेकिन आई वाज मेरिट नंबर 26 एंड नाउ. तो वो नेचुरली इट केम, मतलब जो था मुझे उसके लिए कुछ एफर्ट ज़्यादा नहीं करनी पड़ी. भाई बड़ी बात है, मेरिट पे एडमिशन लिया और मेरिट पर आप आगे बढ़े, माशाल्लाह. टॉपिक पर बात करते हैं. ये फ्लू, कॉमन कोल्ड, सर्दी लग जाना, वायरल हो जाना, नज़ला, जुकाम, क्या ये सब एक ही है? और अगर एक है मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि हमारे यहाँ मशहूर ये है कि एक ही है. कॉमन कोल्ड जिसे हम उर्फे आम में, एक ही है, ये सारी चीजें अलग है. अच्छा. कॉमन कोल्ड जो है जिसको हम उर्फे आम में सर्दी लग जाना कहते हैं, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है. एंड फ्लू एक बिल्कुल अलग चीज़ है. इसी तरीके से नमूनिया एक अलग चीज़ है. फ्लू जो है इट्स कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस. इन्फ्लुएंजा वायरस के सब टाइप्स होती है, टाइप ए, बी, सी एंड डी. यूजुअली टाइप ए या बी, कुछ जगह पे सी, लेकिन इट्स नॉट वेरी सीरियस, वेरी वेरी माइल्ड, so we don't mention type C. So it's caused by influenza virus.
जबकि फ्लू वायरस जो है, फ्लू बोल रहा हूँ, कॉमन कोल्ड जो है, इट्स कॉज्ड बाय मोर देन 200 वायरसेस। उसमें राइनो वायरसेस, एडिनो वायरसेस है, रेस्पिरेटरी सिंसाइटिस वायरसेस है, कोरोना वायरस जो है, ये वाला कोरोना मतलब वायरस। समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, कॉमन कोल्ड एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है और उसके अंदर फ्लू आता है, इस तरह? नो, दे आर एग्जैक्टली डिफरेंट टर्म्स। फ्लू इज डिफरेंट, कॉमन कोल्ड इज डिफरेंट। फ्लू इज कॉज्ड बाय वन वायरस एंड कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय मोर देन 200 वायरसेस। सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब हमें कैसे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यूजुअली हम कंफ्यूज कर जाते हैं, हर एक को बोलते हैं हमें फ्लू हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बुखार हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, सर्दी लग गई है, शिवरिंग हो रही है। जिसको बुखार हो रहा है, जिसको फीवर है, वो उसको फ्लू है। अच्छा। और जिसको बुखार नहीं हो रहा है उसको कॉमन कोल्ड है। अपार्ट फ्रॉम के खांसी दोनों में होगी, नजला नेजल कंजेशन दोनों में हो सकता है। फ्लू में कम होगा, कोल्ड में ज्यादा होगा, सोर थ्रोट दोनों में होगा, लेकिन कॉमन कोल्ड में ज्यादा होगा, फ्लू में कम होगा। ये आसान तरीका है, आसान तरीका है, लेकिन फीवर है तो है। जी बिल्कुल। अच्छा, और फ्लू हम कह सकते हैं कि थोड़ी जी बिल्कुल, फ्लू सीवियर फॉर्म ऑफ द समझ लें, क्योंकि उसमें बॉडी एक उसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन इसमें सीवियर होगा। जॉइंट्स पेन, आर्थराइल्जिया फ्लू में होगा, उसमें नहीं होगा। फ्लू में कफ होगी, उसमें कम होगी। कॉमन कोल्ड जो एक्चुअली जो फोकस करता है वो नेजल पैसेजेस को करता है, नेजल कंजेशन आपकी होगी, सोर थ्रोट ज्यादा होगा, पोस्ट नेजल ड्रिप होगी, ये चीजें ज्यादा होती हैं। अच्छा, पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब पीछे नजला हलक में गिरता है, लोग कहते हैं इस तरह। अच्छा। ये वो साइनोसाइटिस में भी गिरता है, लेकिन कॉमन कोल्ड में भी गिर सकता है। जबकि इन्फ्लुएंजा इसमें ये चीजें माइल्ड होंगी, उसमें आपकी बॉडी के जनरलाइज सिम्टम्स ज्यादा होंगे, जैसे कि मेलेज, लेथार्जी और फीवर, बॉडी एक वगैरह। अच्छा, आपने साइनसाइटिस कहा, तो ये और दायमी नज़ला, ये क्या हो, दोनों चीजें अलग अलग हैं और क्या होता है? देखें, दायमी नज़ला हम इसको यूजुअली डॉक्टर समझाने के लिए कह देते हैं, एक्चुअली इसको कहेंगे नहीं। दायमी नज़ला इज नॉट एनी टर्म। साइनोसाइटिस को ये समझें आप कि अगर आपकी हमारे साइनसेस होती हैं, हमारे चेहरे पे यहाँ पर एयर बॉक्सेस होते हैं जिसमें हवा भरी हुई होती है, जिसकी वजह से हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन भी होती है थोड़ी सी। अच्छा जी, तो उन साइनसेस जो एयर फिल्ड होनी चाहिए, अगर उसमें पस जमा हो जाए, उसमें मवाद जमा हो जाए, उसमें नज़ला जमा हो जाए, तो उसको फिर हम कहेंगे, उधर की सोजिश हो जाए उधर की वॉल्स की, तो उसे हम कहेंगे साइनोसाइटिस। तो उसके लिए फिर ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, एक अलग तरीके से होता है, लेकिन वो भी कोई लंबा इलाज नहीं होता। 10 डेज की यूजुअली हम ट्रीटमेंट करते हैं एंड द पेशेंट रिकवर्स। अच्छा, ये कॉमन कोल्ड, फ्लू, साइनसाइटिस, क्या ये कम्युनिकेबल है, फैल सकते हैं, ऐसा? जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब अगर फैमिली में किसी एक बंदे को हो गया तो दूसरे बंदे को? मोस्ट इजीली कम्युनिकेबल डिजीज जो सबसे पहली चीज जिसको हम जिक्र करेंगे वो कॉमन कोल्ड की करेंगे, बिकॉज दे आर वायरल इलनेसेस एंड फ्लू वायरसेस जितने भी होते हैं, इन्फ्लुएंजा के भी, और उसके अलावा जो एडिनो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसाइटिस वायरस जितने भी हैं, ये सब इतने इजीली कम्युनिकेबल हैं। मैंने छींक मुझे आई, या मैंने कोई खांसी की जिसमें बलगम या स्प्यूटम के ड्रॉपलेट्स आए, नैनो माइक्रो पार्टिकल्स के फॉर्म में भी, तो मेरे हाथ में लग गई, या मैंने यूं करके किया और फिर वो टेबल पे रखा, तो टेबल पे वो ड्रॉपलेट्स रहेंगे। मैंने उससे किसी से हैंडशेक कर लिया, या वो ड्रॉपलेट किसी और के करीब बैठा तो उसके चले गए। क्या यही रीजन है कि जब छींक आ रही होती है तो कहते हैं हाथ ना रखें, कुछ उसका कोई टेक्निक है? जी, उसको नहीं, उसका नहीं है। जब कहते हैं कि छींक आए तो आप अपने आपके नोज को कवर करें टिश्यू से। अच्छा जी, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने एल्बो से ही कवर कर लें, ताकि वो ड्रॉपलेट्स आपके जो है स्प्रेड ना करें। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें स्प्रेड होती हैं। एक इतनी अहम बात है कि जो कोविड में जो हमारे जो एसओपीज फॉलो हो रही थी, एग्जैक्टली वही एसओपीज इन्फ्लुएंजा के लिए। जिंदगी भर हम बताते रहे लोग, हमारे साइंटिस्ट जो है, हमारे डॉक्टर्स हैं, सदियां गुजर गई, लेकिन जब कोविड आया तो सबने फिर उसको अमल किया, प्रैक्टिस किया। तो एक्चुअली वही सब चीज़ें कि हाथ बार बार धोने, अगर मुझे फ्लू हुआ है या कॉमन कोल्ड हुआ है, आई विल फोकस ऑन द फ्लू, कि अगर मुझे फ्लू हुआ है तो मुझे बार बार हाथ धोने हैं। जब मुझे छींकें आ रही हैं, अपने नेजल जो वो है पैसेजेस जो उसको कवर रखना है, माउथ को कवर रखना है थ्रू द मास्क। अगर मतलब आप ये बता रहे हैं कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, यही बातें अगर हम 5-6 साल पहले कहते, मास्क पहनने का हम बोलते, तो लोग कभी कभार ऐसा होता था कि कभी कोई पेशेंट अगर जा रहा है बाइक पे, वो मास्क पहन के जा रहा है, यूजुअली एस्थमा पेशेंट ऐसे करते थे, तो लोग उनको हंसते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हम पूरी मैनहसुल कौम नहीं, मैं बोलूंगा पूरी इंसानियत को ये सब करना पड़ा। तो एक ट्रेनिंग हम सबकी हो गई कि एक्चुअली ये फ्लू वायरस चाहे कोई भी हो, हमें कवर करना होता है अपने आप को। अच्छा, ये आपने टिश्यू की बात की कि टिश्यू रख के छींक करनी चाहिए, यहाँ पे रुमाल कुछ लोग यूज करते हैं, क्या ये? रुमाल में यही है कि अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो फिर आप उसको एक ही को बार बार यूज किए जा रहे हैं, और वो फिर आप अपने आप को री इन्फेक्ट किए जा रहे हैं, दैट यू आर ट्रिगरिंग योरसेल्फ nasal पैसेजेस। तो दैट्स व्हाई आई थिंक के रुमाल लाइक शुड नॉट बी अवॉइडेड। अच्छा, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था, शुड बी अवॉइडेड, या ओके। अच्छा, प्रिवेंशन की बात कर ली हमने सारी, ट्रीटमेंट
अगर खुदा ना खास्ता फ्लू हो जाता है, खुदा ना खास्ता मैं ऐसे बोल रहा हूँ बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन हो जाता है, और ये जब होता है ना तो बड़ी अजीब सी है, मतलब जब होता है ना तो काम नहीं हो रहा होता है सारी चीजें, तो इसकी कोई ट्रीटमेंट है, कोई चीजें हैं, कोई दवाइयाँ वगैरह हो? देखिए, आइडियल ट्रीटमेंट जो मैं बता देता हूँ वो ये है कि हम ये अपना टाइम लेता है। अच्छा। अपना टाइम लेगा, 5 days लेगा, चला जाएगा। तो what you are supposed to do that you should be isolating yourself, not in that typical literal way, but in a way वो क्वारंटीन quarantine नहीं, but in that way कि आप जो है अपने आप को लिमिटेड एक्टिविटीज कर दें, गैर ज़रूरी ना मिलें। जो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको किसी से मिलना है या जाना है, बाहर निकलना है तो जाएं। अगर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है तो छुट्टी कर लें, ऑफ ले लें, स्कूल से भी ऑफ ले लें, आप पूरी क्लास को बीमार कर सकते हैं। आपने देखो जब फ्लू होता है या कॉमन कोल्ड होती है तो पूरे घर को इन्फेक्ट किया हुआ होता है उसने। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि वो, क्योंकि एक ही सब ग्लास यूज़ कर रहे हैं, एक ही कप यूज़ कर रहे हैं, एक ही टॉवल यूज़ कर रहे हैं, तो बड़ा आपस में और वो बिल्कुल रूम शेयरिंग हो रही होती है। तो ये इसीलिए बच्चों को कहा भी जाता है कि आप शेयर ना करें स्कूल में जाके, जी पानी की बोतल जी, वगैरह खाना। पानी की बोतल से तो फ्लू का नहीं ताल्लुक होगा, वो उसका जो एब्डोमिनल इन्फेक्शन जो होते हैं उसके लिए पानी की अच्छा। बॉटल्स को हम कहते हैं। लेकिन अगर फ्लू हो रहा है बच्चे को तो यूजली आप ऐसे बच्चों को अगर वो छुट्टी करते हैं तो इसमें आप उनको इंकरेज करें rather कि आप डिस्करेज करेंगे। सिर्फ फ्लू के लिए या कॉमन कोल्ड के लिए तुमने छुट्टी क्यों हाँ। की, क्योंकि ये पूरी क्लास को बीमार कर देगा, फिर आपका जो है फिर पूरी क्लास छुट्टी कर और नहीं, और फिर आपका एक बर्डन है, लाइबिलिटी है, क्योंकि जिसे लॉसेस की फॉर्म में हम इकोनॉमिक्स की फॉर्म में कैलकुलेट करें से, तो वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट बर्डन ऑन ह्यूमन इकोनॉमी इज कॉज ऑफ द फ्लू। फ्लू की वजह से जो हमारी एब्सेंटिज्म होती है, हमारी वर्क क्वालिटी मुतासर होती है, उसकी वजह से जो हमारा फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है दुनिया भर में वो बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए आप जब बंदा जितना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रिक्लूसिव कर सकता है, तो वो करे। अच्छा, इसकी कोई दवाइयाँ वगैरह अगर आप कुछ बता दें ताकि हम अगर कभी इस चीज़ से गुजरे जी बिल्कुल। इसमें एक तो पहले बात है कि हम इसमें मेडिसिन कुछ लोग नहीं यूज़ करते, होम रेमेडीज से ही रिकवर हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप सेंसिटिव हैं और आपको बहुत अर्जेंटली, जैसे कि आपकी हेक्टिक लाइफस्टाइल है और आपको जल्दी ठीक होना है और ये सब, तो फिर आप नेजल डीकंजेस्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी कंजेशन जो है वो कम हो, तो आपके सिम्टम्स रिलीफ होंगे, आपकी छींकें भी कम हो जाएंगी। अगर एंटीहिस्टामीन लेंगे तो एंटीहिस्टामीन में बहुत सारी आती हैं, नॉन सीडेटिव भी आती हैं, सीडेटिव भी आती हैं, तो आप वो ले सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ले सकते हैं ताकि अगर आपका सोर थ्रोट हो रहा है तो वो आप ले लें। इस तरीके से एंटीपायरेटिक जो होता है, जो बहुत कॉमन एसिटामिनोफेन के नाम से भी पूरी दुनिया भर में अवेलेबल है, तो वो लेकिन बेहतर है कि हम डॉक्टर से जी बिल्कुल, डॉक्टर के मशवरे के बाद कौन सी दवाई आपको रिएक्ट कर रही है ये आपको नहीं पता। आपके लिवर फंक्शंस, आपके किडनी फंक्शंस, आपके कोमॉर्बिड्स देख के ही वो फैसला करेगा। किसी को डायबिटीज, जी हाइपरटेंशन है तो फिर उस हिसाब से। जी, अच्छा। दवाइयों के हिसाब से मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगा। एक बहुत कॉमन मेडिसिन है, मोन्टेलोकास्ट यूज़ होती है यूजली जेनरिक, तो वो उसका रोल रिस्ट्रिक्ट किया है एफडीए ने, कि वो यूजली राइनाइटिस में भी यूज़ होने लगी थी, अच्छा। कॉमन कोल्ड एंड फ्लू में। तो अब सिर्फ उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया एस्थमा पेशेंट्स के लिए। ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि लोग डॉक्टर्स को अभी भी प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं एलर्जीज वगैरह के लिए, बट वी शुड बी रिस्ट्रिक्टिंग इट बिकॉज इट हैज सम साइड इफेक्ट्स। फ्लू में हम मोन्टेलोकास्ट यूज ना करें जी। अच्छा, एंटीबायोटिक का क्या रोल है? एंटीबायोटिक हैज नो रोल इन द फ्लू। अच्छा, वो तो खिला देते हैं एंटीबायोटिक। बिल्कुल, ये माँ बाप बच्चों को खिला देते हैं। अच्छा। माँ बाप के अलावा डॉक्टर्स भी खिला देते हैं ताकि बस जल्दी से एक इफेक्ट आए, एंड कोई महंगी दवाई देंगे तो डॉक्टर का एक वो होता है कि यार दिस वेरी सीरियस डॉक्टर, वेरी सीरियस डॉक्टर, इफ पेशेंट इज कमिंग टू मी एंड आई विल से ओके जस्ट टेक दिस एंटीपायरेटिक फॉर 7 days एंड कम बैक टू मी, तो ही विल से ये कौन सा डॉक्टर है, तो मैं घर में भी खा लेता। सो यू नो, आप उसको अपनी जो है एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वाला, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। देयर इज नो रोल बिकॉज़ इट्स अ वायरल इलनेस। एंटीवायरल का रोल है। सही। एंटीवायरल्स जो आती हैं अब वो आप दे सकते हैं। एंटीवायरल से ये होता है कि अगर आप उसको जैसे ही सिम्टम स्टार्ट हुए हैं, आपने स्टार्ट कर दी है एंटीवायरल, तो उसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इलनेस है, अगर 7 days है तो 5 to 3 days में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 2-3 दिन गुजर गए और फिर आपने एंटीवायरल स्टार्ट की तो देयर इज नो यूज, वो हाँ, एंटीवायरल्स बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अब्रॉड ईजिली अवेलेबल है। अच्छा, होम रेमेडीज की आपने बात की, कुछ होम रेमेडीज जो आप बता दें, क्योंकि ट्रीटमेंट तो चले ठीक है डॉक्टर से पूछ के, होम रेमेडीज तो हम खुद भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, होम रेमेडीज तो हमारे आबा अजदाद सदियों से करते आ रहे हैं, हर्बल ट्रीटमेंट्स भी करते आए हैं। हर घर में माएँ, दादियाँ, नानियाँ जो हैं वो सब अपने बच्चों को ये करती रहती हैं। इसमें ये है तो कि इंक्रीज्ड एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स इनटेक, पानी की फॉर्म में, ग्रीन टी की फॉर्म में, पानी में शहद डाल के, तो ये सब चीज़ें जो इससे बहाने आपका फ्लूइड अंदर जाएगा, तो आपको फ्लूइड डिहाइड्रेशन नहीं होगी। जो फ्लूइड जब होता है तो आपको सबसे पहली चीज़ जो होती है वो डिहाइड्रेशन होती है। दूसरी बात है कि आपकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए।
प्रोटीन ये है कि आप अगर अंडा खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, दालें भी, दूध भी, ये सब चीज़ें जो आपकी प्रोटीन इंटेक जब होगी तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे, तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर पाएगी, फाइट कर पाएगी इन वायरसेस से और एलर्जीज से। तो इसलिए आपके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन इंटेक भी अच्छा होना चाहिए। विटामिन मिनरल्स का भी है। प्रोटीन इंटेक के लिए हम कौन सी चीज़ें खाएं? अंडा, जी बिल्कुल, गोश्त, और उसके अलावा जैसे फ्लू हो रहा है अगर, तो आप ल्यूकवार्म वाटर जो है उससे गरारे भी कर सकते हैं। नॉर्मल स्लाइन के जो है, फिर नेजल पैसेज में नमक के पानी के कतरे आते हैं, वो आप जो है डालें तो उससे सोजिश कम होगी नाक के नथनों की, और गले के भी सोजिश कम होगी अगर उसके गरारे करेंगे नमक के पानी के। इसी तरीके से आप जो है एयर ह्यूमिडिफायर, ताकि हवा में वो रहे, नमी रहे, ड्राइनेस ना हो, ताकि उससे कोई मसाइल जन्म ना लें। ये सब चीज़ें कर सकते हैं। स्टीम, बिल्कुल, स्टीम डज हैव अ रोल। जी, वो आपके जो है ब्रीदिंग को भी आसान बनाती है, म्यूकस जो थिक हो चुका होता है उसको लिक्विफाई करके निकालने में मदद देती है। जबरदस्त। सूप का कोई रोल है? जी बिल्कुल, फ्लूइड की वजह से। जी बिल्कुल, सूप का रोल है फ्लूइड की वजह से भी। एंड अच्छा, हम जो एक और उर्फ में बड़ा मशहूर है कि इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर ठंडी है। इट हैज़ nothing to do with the medical sciences. We don't believe in this. We are not taught like this. Researches were done and it was mentioned कि कंक्लूड किया गया था, ड्राइव किया गया था कि इनको ठंडा गर्म कह देना, कि चावल ठंडे होते हैं तो बनाना ठंडा होता है, तो ये ना, तो देयर इज नो सच थिंग विच, जी बिल्कुल, ये मिथ्स हैं ये सब। और इसका ताल्लुक इससे नहीं कि आप फ्लू में चावल नहीं खाएंगे या दूध नहीं पिएंगे, बलगम बन जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बातें हैं। आप दूध देंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैक्सीन कोई है? मैं चाहता हूँ मुझे कभी फ्लू हो ही ना तो कोई मैं फ्लू जाके वैक्सीन लगवा लूँ, ऐसा कोई है? नहीं, आई थिंक फ्लू होना बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि इसलिए क्योंकि आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी काम करती रहती है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। शुरू में मसला कर रहा था, ये तो कह नहीं, कुछ लोगों के लिए मसला है। अच्छा। कुछ लोग हेल्दी लोगों के लिए मसला नहीं है। मसला किन के लिए मैं बता देता हूँ आपको। जो बच्चे होते हैं उनके लिए मसला है, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर रहता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स है, क्रॉनिक कार्डियक डिजीज़ है, उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, लिवर फंक्शन उनके डिस्टर्ब रहते हैं, या उनको कैंसर पेशेंट्स हैं, या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, या स्टेरॉइड थेरेपी पे हैं। कोई भी किसी भी बीमारी से नंबर आजमा हो या जूझ रहा हो, तो उसको यकीनन फ्लू नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसकी फ्लू में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से बच्चों को नहीं होना चाहिए, इस तरह ओल्ड एज 65 प्लस वालों को नहीं होना चाहिए। बाकी जो नौजवान हैं, हेल्दी हैं, उनको अगर फ्लू हो भी रहा है तो इट्स फाइन। तो कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है? ये बिल्कुल, देयर इज वैक्सीन अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यूजुअली उसके जो ड्यूरेशन है वो ये है कि एक्चुअली फ्लू वैक्सीन जो है उसका इफेक्ट 6 मंथ्स तक रहता है। तो यूजुअली हम उसको सीज़न के स्टार्ट में लगाते हैं, जो विंटर सीजन आने लगता है, तो यूजुअली उसके लिए एडवाइस है कि अक्टूबर के एंड में लगवाई जाए। अगर आपसे वो स्किप हो रही है तो आप या तो सितंबर के स्टार्ट में लगा लें, अक्टूबर के अगर एंड में नहीं लगा रहे, या मैक्सिमम जनवरी के ऐसा नहीं है, हर साल लगानी पड़ेगी? जी, हर साल लगानी पड़ेगी, और ये उसके लिए प्रोटोकॉल है कि प्रेग्नेंट लेडीज, मैं चाह रहा था कोई ऐसी वैक्सीन बन जाए कि पूरे साल ना हो, पूरी जिंदगी ना हो लेकिन वो नहीं, इस फ्लू में नहीं होगी। और बच्चों के लिए 5 से 6 मंथ से 5 इयर्स के बच्चों के लिए वैक्सीन जो है वो ज़रूरी है। 65 इयर्स प्लस के लिए ज़रूरी है। जो कोमॉर्बिड्स एस्थमा पेशेंट्स हैं, जो इनको लंग डिजीजेज हैं, जिनको दमा है, COPD है, ब्रोंकिटिस, सिस्टिक फिब्रोसिस है, जो इस तरह की जिनको फेफड़ों के खास तौर पर रहते हैं, तो उनको तो फ्लू वैक्सीन जो है वो लगनी ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को लगनी चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी चाहिए। अगर मैं डॉक्टर हूँ या नर्सेज हैं या स्टाफ है, सैनिटरी वर्कर्स हैं या सपोर्टिंग स्टाफ है, जो भी हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में आता जाता रहता है, या उसका कोई पेशेंट है, अटेंडेंट जो है, उसको भी लगनी चाहिए। वो लगवाए कि अगर मैं किसी पेशेंट, मेरे घर में कोई है ऐसा क्रॉनिक पेशेंट जो बीमार रहता है, तो अगर उससे मुझे लग सकता है, तो इसलिए जो है मुझे भी लगवानी चाहिए। अच्छा, आपने डाइट की बात, प्रोटीन लेना चाहिए, फ्लूइड लेने चाहिए। लोग कहते हैं ये कि कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, ये सारी चीज़ें ना पिए फ्लू में, तो ये करना चाहिए या नहीं? आई थिंक यू शुड बी अवॉइडिंग अनहेल्दी चीजें। अच्छा, अनहेल्दी तो है, लेकिन फ्लू से इसका कोई नहीं, फ्लू में लेंगे तो ऑफ कोर्स वो उसकी जो आप रेमेडीज कर रहे हो उसका इफेक्ट जो है जाहिल हो जाएगा ना, वो तो आपने काउंटर कर दिया ना। तो हमें गर्म चीजें ज़्यादा लें, ताकि आपको जो है वो उसमें रिलीफ होने में आसानी हो जल्दी। बच्चों को हो जाता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, सीना जाम हो गया है, नज़ला हो गया है, खांसी हो गई, इस तरह की इसी कैटेगरी में चीज़ें आ रही हैं। बच्चों का बहुत सेंसिटिव मामला होता है, क्योंकि उनकी तबीयत ओवरनाइट ख़राब हो जाती है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, फ्लू से ही आगे जाके वो शुरू हो जाता है, कॉमन कोल्ड से आगे जाके उसको सिक्वेले बना लेता है।
वायरल इन्फेक्शन अगर सीवियर रहे तो वो बैक्टीरिया सुपर इन्फेक्शन भी हो जाता है, उधर बैक्टीरियाज भी आके बैठ जाते हैं क्योंकि इंसान की इम्यूनिटी कम होती है। तो बच्चों के मामले में हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक और बात, एक रिसर्च ने ये बताया था कि तकरीबन जो बच्चों की अमवात होती हैं 6 माह से 5 साल की उम्र के बच्चों की, उनकी मेजॉरिटी अमवात जो है, मैं एग्जैक्ट फिगर कोट नहीं करूँगा बिकॉज मुझे खुद उस पर यकीन नहीं आ रहा था, इट वॉज सो ओवरवेलमिंग, 95% उन्होंने मैंशन किया था, बट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और उसकी कॉम्प्लिकेशन से होती है। तो अगर आप कभी भी सुने अपने गिरदोनवा में कि किसी बच्चे की डेथ हो गई खुदा ना खास्ता, तो आप सुनेंगे कहीं ना कहीं उसमें नमूनिया का आंसर या फ्लू का आंसर था, या तो वो किसी और वजह से अस्पताल गया था, उधर उसको नमूनिया या फ्लू ऐसा लग गया। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई देख रहा है और उसके बच्चे को ये है मसला, तो इमीडिएटली डॉक्टर को, जी बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए बहुत हसास मामला है। अच्छा, देखा गया है कि किसी को फ्लू बहुत ज्यादा अरसे से हो तो थोड़े दिनों बाद ना उसके मुंह से खून या नाक से खून आना शुरू हो जाता है, और फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, तो फिर उसका क्या वजह क्या है इसकी? उसकी कुछ वजूहत होती हैं। जब हम में छींक आती है, हम स्नीज करते हैं, तो बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नाक के अंदर का प्रेशर का फ़र्क होता है, जिसकी वजह से हमारी जो माइन्यूट कैपिलरीज होती हैं वो बर्स्ट हो सकती हैं और बर्स्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हल्का सा ब्लड आ जाता है। इट्स नॉर्मल। हम अगर नोज पिकिंग करते हैं नाक छिनकने के लिए, तो उसमें भी प्रेशर लगाते हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। इसी तरीके से जो है बलगम मुसलसल रहा है, इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से हो सकती है। यूजुअली ब्लड जो सिग्निफाई करता है वो ये करता है, या तो एलर्जी है, अगर आपने जो इन्वायरमेंट बहुत ड्राई है अगर, और यह दूसरी चीज़ वो सिग्निफाई ये करता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। ब्लड आना इज नथिंग सीरियस अंटिल एंड अनलेस कि वो ओल्ड एज पेशेंट हो और वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट हो, सीओपीडी का पेशेंट हो और वेट लॉस हो रहा हो, तो उसके स्प्यूटम में ब्लड आ जाए, देन वी विल थिंक ऑफ कैंसर। अदरवाइज यूजली अगर छिनकते हुए, नाक छिनकते हुए वॉशरूम जाके थोड़ा बहुत खून आ गया तो नथिंग टू वरी। बाकी जो जिसे हम कहते हैं नक्सी फट जाना है, एपिस्टेक्सिस जो कहते हैं, वो भी कंडीशन इन्वायरमेंट की वजह से होती है। यूजली टेंडेंसी होती है लोगों की, कुछ लोगों की एपिस्टेक्सिस के एसल रिफ्लेक्सिस जो होता है हमारा, वो आसानी से उधर वो इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। फिर खून जो पतला करने की दवाइयाँ लेते हैं जो लोग, खून पतला करने की जो दवाइयाँ लेते हैं लोग, उनकी वजह से भी जो है ब्लड थिनर जो लेते हैं, खासतौर पर कार्डियक पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो लेते हैं, उनकी वजह से भी ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, मतलब कुछ दवाइयाँ भी रोल प्ले करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। तो ऐसा कोई मसला नहीं है संगीन, लेकिन ये कि हाँ, अगर मुसलसल आता रहे तो फिर ये कि जी बिल्कुल, एक दो दफ़ा आ जाए तो मसले की बात नहीं है। सीजनल फ्लू, विंटर आया और फिर फ्लू आ गया, उसको कैसे हम रोक सकते हैं? हमें पता है कि हर साल हम विंटर आता है और हमें ये होता है, तो उसको कोई रोकने का तरीका होगा? देखें, टू टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हैं, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल रीजन से। ट्रॉपिकल रीजन पे राउंड द ईयर फ्लू रहता है। ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं जिसमें कराची आता है, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन में कराची आता है, साउथ ईस्ट एशिया के कुछ ममालिक आते हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के आते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह आते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ पोर्शंस आते हैं। तो यहाँ पर तो राउंड द ईयर आपको फ्लू रहेगा, और टेम्परेट रीजन्स में सीजनल चेंजेस पे होता है। तो हमारे, और फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी इन्वायरमेंट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हमने पॉल्यूशन की वजह से इस वक्त कराची का पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। वैसे लाहौर का सबसे ज़्यादा हाई है, पूरी दुनिया भर में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है लाहौर में है। तो उधर जो है फिर इस तरीके के फ्लू के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह फैसलाबाद में पिछले सालों में था। अभी जब मैं AQI चेक करता हूँ, क्योंकि रोज़ाना चेंज होता रहता है, तो आज भी जो मैं चेक करके आया तो रावलपिंडी में आज सबसे ज़्यादा इस वक्त पॉल्यूशन थी। हाँ, ये आपने इस्लामाबाद की बात की, मुझे याद है इस्लामाबाद में पॉलेंस की वजह से लोगों को ये मसला हो जाता है, ऐसा? नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स में रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ, जो उधर पॉलेंस की वजह से एलर्जी हो जाती है। अच्छा, तो हाँ, उसकी वजह से जी भी फ्लू जी वगैरह? जी जी, अच्छा। वो पार्टिकुलेट मैटर वो अलग है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में स्मॉग आता है, जैसे कि हमारी गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं और ये चीज़ें जो होती हैं ना, तो उसकी वजह से जो मसाइल आते हैं वो वक्त ही पॉल्यूशन ठीक करेगा जब होगा तो। जी। सर, ये सवालात तो हो गए, अब हम बात करते हैं ऑडियंस के सवालात की। कुछ मिथ्स हैं, कुछ ऑडियंस के सवालात हैं जो मैं आपके साथ एक एक करके करता जाऊंगा और हम उसको इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि शो से हमें कोई फायदा हो, लोगों को फायदा हो, कि किसी तरीके से हमें पता चल जाए। जैसे पहला सवाल है, मास्क पहनने से फ्लू से बचा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बचा जा सकता है। अच्छा जी ये आप खुद जी बिल्कुल, अगर मैंने पहना हुआ सामने वाले को फ्लू है तो वो डायरेक्टली मुझे मुतासर नहीं करेगा। अगर फ्लू के कोई ड्रॉपलेट्स मेरे ऊपर आए भी हैं तो आई वॉश द हैंड, तो मेरे डायरेक्ट नेजल पैसेजेस में नहीं गए हैं या थ्रोट में नहीं गए हैं। मतलब फ्लू जिसको है वो भी पहने, जिसको ना है वो भी पहन ले। तो मास्क पहनने का सिर्फ कोविड में फायदा नहीं था या फ्लू का भी फायदा है? वाह। जी हैंड हाइजीन का क्या रोल है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। जिसे हम कहते थे कि बार बार हाथ धोएं, भले आप 5 सेकंड्स के लिए धोएं, लेकिन आप बार बार हाथ धोएं, ताकि अगर आपके फ्लू वायरसेस हैं जो आप दूसरों को भी लगा सकते हैं और आपको खुद तो लगेंगे ही उससे,
तो आप चूँकि हर इंसान की आदत है बार बार नाक पे हाथ लगाना और ये सब चीज़ें, तो वो सैनिटाइजर का कोई रोल है? जी बिल्कुल पॉजिटिव यूज रोल करना है चाहिए? जी अच्छा, बिल्कुल। positive। हर सैनिटाइजर जो है वो एंटी वायरल एक्टिविटी के साथ नहीं होता, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज के साथ तो होता है, तो ज़रूरी नहीं कि हर जो है क्या कहते हैं सैनिटाइजर जो है वायरस ऐसे को भी बचा। सैनिटाइजर आते हैं एंटीवायरल वाले? जी कुछ अच्छे हाई क्वालिटी के आते हैं तो वो सबको कवर कर लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि वो बैक्टीरियल के लिए ज़्यादा अच्छा ज़रूरी रोल है उसका, और सैनिटाइजर यूज़ करने में कोई कबाहत नहीं है। शावर के बाद फैन के नीचे जाने से सर्दी लग जाती है, ये एक बड़ी कॉमन बात है, क्या ऐसा होता है? प्रैक्टिकली हमें महसूस ज़रूर होता है, हाँ। साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। अच्छा, साइंटिफिकली मेडिकली। अच्छा, फ्लू वैक्सीन लगाने के बाद फ्लू हो जाता है? फ्लू वैक्सीन लगाने के बाद फ्लू नहीं होता। वैक्सीन का मतलब ही ये होता है कि हम आपको उस बीमारी के लिए एक वायरस डाल रहे हैं जो कि डेड है। फ्लू वैक्सीन में क्या होता है, उसमें एटीन्यूएटेड वायरस होता है जो डीएक्टिवेटेड होता है, वायरस मरा हुआ होता है, वो हम आपके बॉडी में डाल देते हैं, तो बॉडी रिएक्ट करती है कि भाई ये वायरस आ गया, उसको नहीं पता ये मरा हुआ वायरस है, तो बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है 6 महीने के लिए कि ये वायरस जो असली मानव जिंदा वायरस आएगा तो बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी होंगी उसने। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत ही माइल्ड सा फ्लू हो सकता है, कुछ लोगों को महसूस हो हम सकता जंग की तैयारी करने के है। लिए ये जी ये एक वो ड्रिल है। अच्छा, कॉमन कोल्ड वगैरह जो हमने बात की है, फ्लू वगैरह, ये समर सीजन गर्मियों में भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। मैंने बात की अभी कि जैसे कि टॉपिकल रीजन्स होते हैं उनमें राउंड द ईयर होता है, और यूजुअली हम कंफ्यूज कर देते हैं एस्थमा के सिम्टम्स को भी और फ्लू को भी और कॉमन कोल्ड को भी। कुछ लोगों को सिर्फ एलर्जी होती है, तो एलर्जिक राइनाइटिस होता है, उसमें उनको एक्चुअली कॉमन कोल्ड नहीं होता, वो एलर्जी होती है परफ्यूम से, पॉलन से, डस्ट से, तो उसकी वजह से उनको छींकें आ रही होती हैं, उसकी वजह से उनके गले में एक फीलिंग सेंसेशन आ रही होती है ड्राइनेस की, और वो समझते हैं कि मुझे कॉमन कोल्ड हो गया या फ्लू हो गया। वो फ्लू नहीं होता, वो एलर्जी होती है। अच्छा, तो एलर्जी इज समथिंग एल्स, इट कैन हैपन अराउंड द ईयर। एंड फ्लू जो है कुछ ममालिक में, कुछ रीजन्स में, जैसे कराची में खासतौर पर राउंड द ईयर तो हो ही सकता है। अच्छा, कुछ लोगों को सारा साल नजला भी रहता है मसला, उसके लिए क्या? इट मीन्स कि उनका मसला नज़ले का नहीं है, एलर्जी का है, एंड दे नीड टू क्रॉस चेक। उसके कुछ टेस्ट होते हैं, CMIG लेवल होते हैं, चेस्ट एक्सरे कराएं, एक्सरे PNS वाटर स्क्यू कराएं, जी बिल्कुल वो सब चीज़ें वो होंगी, देखिएगा क्या मसला है, इसको क्या हो रहा है, मतलब डॉक्टर के पास चले जाएंगे ऐसे लोग। जी। लोग कहते हैं नजला बह जाना अच्छा है, अगर नहीं बह रहा तो खतरनाक बात है, ये कोई? नहीं ऐसा नहीं है, बहना तो अच्छी बात है, नज़ला बन, लेकिन अगर वो जमा हो गया, ऐसे कहते हैं कि नज़ला दवाई खाई थी जम गया, वो जमता वमता कुछ भी नहीं है, वो नज़ला बंद होना बंद हो जाता है, वो वेसल्स लीक हो रही होती हैं तो नज़ला बन रहा होता है, तो वो वेसल्स वो हो जाती हैं, लीक नहीं करती हैं, तो जिसकी वजह से वो हमें फीलिंग ऐसी आती है कि ड्राइनेस की, कि भाई नज़ला रुक गया, जम गया, जमा वामा कुछ नहीं होता, जो भी होगा वो निकल ही जाएगा। हाँ रुकता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है प्रोसेस, वो गाढ़ा हो जाता है, बस ये है। इसी तरीके से यहाँ पर नज़ले के बारे में मैं एक और बात भी मेंशन करना चाहूँगा कि यूजुअली हमारे यहाँ ये होता है कि लोग इसको ये समझते हैं कि नज़ला बन रहा है और जमना नहीं चाहिए, वो मैं जमने पे खासतौर पर फोकस करूँगा कि दवाइयों की वजह से जमता कभी भी नहीं है, बनता नहीं है, बनना रुक जाता है। हाँ, तो हम समझते हैं कि फीलिंग ऐसी आती है कि जैसे जम गया। और जमने को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको साइनसाइटिस का बताया, तो यहाँ पर अगर अक्सर लोगों के, आपकी बात से लग रहा है शायद लोग जमना इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका सीना जाम हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं नज़ला जम गया। जी बिल्कुल, अगर उनकी जो ब्रोंक्यूल्स जो हैं उधर जो है उनको फीलिंग आ रही है डिस्कम्फर्ट की, तो वो फिर फ्लू सिर्फ फ्लू नहीं रहा, वो फ्लू की कॉम्प्लिकेशन हो गई है, तो आपको फिर अपना चेस्ट का चेकअप भी कराना पड़ेगा, क्योंकि फ्लू देखिए, फ्लू सिंपल फ्लू नहीं रहता। अगर वो 7 दिन के बाद, 8-10 दिन के बाद अगर आपको सही तरह ट्रीटमेंट न करें, और अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इम्यूनिटी वीक है और आप हेल्दी नहीं है, तो वो आपको दूसरी कॉम्प्लिकेशंस कराएगा, जब भी तो फ्लू को कहते हैं कि नुकसानदेह हो सकता है, नमूनिया तक ले जा सकता है आपको जी। अच्छा, कोई ऐसी डाइट है, कोई ऐसे फूड्स हैं जो हम अगर खाएं तो म्यूकस बनना, बलगम बनना ही? देखिए म्यूकस बनना तो एक नेचुरल फिनोमेना है, जैसे लुआब दहन बनना हमारा जो है वो, स्लाइवा बनना वो बिल्कुल एक नॉर्मल फिनोमेना है, तो इस तरह म्यूकस बनना बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है। हाँ, अननेसेसरी एक्स्ट्रा म्यूकस पहनना कि आपको एम्बैरेसमेंट फील हो या दूसरों को लगाएं, उसके लिए ये तरीके होते हैं कि आपकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, विटामिन से मिनरल्स, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, सेलेनियम, जिंक, ये सब चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए। फ्रूट्स आप लें, वेजिटेबल्स आप लें। आपने सुना होगा कि सिट्रस फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा विटामिन C होता है, तो सिट्रस फ्रूट्स तो हमारे यहाँ ऑरेंजेस हैं, मौसमी हैं, लेमन्स हैं, लेमनेड भी पी सकते हैं आप, उसके अलावा जो है ग्रेप फ्रूट है, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज में होता है, केले में भी होता है विटामिन C, और जो है पपीते में भी होता है। अब मैं एक और बात बताऊं कि हमारे यहाँ तो एक सबसे ज़्यादा एक बड़ा मशहूर फल है जो बहुत ज़्यादा पैदा होता है, राउंड द ईयर पैदा होता है, वो है अमरूद। अमरूद में बहुत ज़्यादा होता है, इन सबसे ज़्यादा अमरूद में होता है,
लेकिन लोग और लोग कहते हैं ऑरेंज से वो करते हैं, जैसे अगर इसमें 4 गुना ज्यादा होता है, अगर इसमें 100 है तो उसमें 400 है, ये फर्क है। तो अमरूद में जो है बहुत ज्यादा विटामिन सी होते हैं, तो अमरूद बहुत कॉमनली अवेलेबल है, अराउंड द ईयर अवेलेबल है, तो अमरूद का इस्तेमाल रखें। और उसके अलावा बाकी चीजें चलो वो तो सीजनल होती हैं फल, लेकिन अमरूद तो अराउंड द ईयर होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं अमरूद और ये सारी चीजें खानी चाहिए। सुना जाता है कि अमरूद खाने से रोकना पड़ता है लोगों को सर्दियों में कि भाई बलगम वगैरह और म्यूकस वगैरह बन जाएगा, फ्लू हो जाएगा, ऐसा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसी टेंडेंसी है, आपको लगता है कि मैंने अमरूद खाया और एक दफ़ा खाया और मुझे फ़ौरन ही इसका गला ख़राब हो गया, नज़ला ज़ुकाम शुरू हो गया, मेरा बलगम बनना शुरू हो गया, और फिर आप दोबारा ट्राई करें एक हफ्ते बाद और आपको दोबारा ऐसा ही हुआ, फिर 1 महीने बाद ट्राई करें दोबारा ऐसे ही हुआ, इसका मतलब आपकी टेंडेंसी, यू हैव दैट टेंडेंसी कि आप अमरूद खाते ही आपको हो जाता है। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ कि आप खा सकते हैं और आप दिन में खाएं, फिर आप उसको आप जो है नमक काली मिर्च डाल के खाएं। और इसी तरीके से अनार और जितने भी कीनू खट्टे निकल आते हैं या अनार खट्टे निकल, उसको भी इतना कोई वो नहीं है, फल है, अल्लाह की नेमत है जी, बिल्कुल मेजोरिटी को फायदा होता है। अगर किसी को इससे एलर्जी में इसका वर्ड यूज करूंगा, विल बी द राइट वर्ड, अगर उसको एलर्जी हो जाती है, जैसे मुरादी के उसको वो म्यूकस बनता है या बलगम बनता है, तो उसको चाहिए कि फिर थोड़ा सा एहतियात से ले, टाइम से ले। आइसक्रीम खा सकते हैं सर्दी में, उसकी वजह से तो नहीं, सर्दी में नहीं खा सकते। अच्छा, इसकी वजह से हो जाता है? नहीं, होता नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स एक आर्टिफिशियल चीज है, एक आर्टिफिशियल चीज को मैं कभी भी कैसे अलाउ कर सकता हूँ। अच्छा, आर्टिफिशियल चीज है वो ठीक है, लेकिन इसका कोई फ्लू और से तो यकीनन एक कोल्ड, वो उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि दैट इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द थ्रोट, तो डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द थ्रोट, तो उसमें जो है वायरसेस के चांसेस जो है टेंडेंसी वो बढ़ जाएगी। अच्छा, दूध केला रात को खाते हैं तो बलगम बन जाता है, ये आमतौर पे बड़े बूढ़े कहते हैं, इसका कोई? बड़े बूढ़े जो भी कुछ कहते हैं तो उसको सुन जरूर लेना चाहिए और कभी कभार अमल भी कर लेना चाहिए। अच्छा, कभी तो ऐसा सर साइंटिफिकली ठीक है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी जिस्मानी सेहत के साथ ज़हनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आपने बताया, मिथ्स हैं कि मुझे ये खाते मुझे बलगम शुरू हो जाता है, इसका ताल्लुक जहन से भी होता है। आप नहीं सोचेंगे नहीं होगा, सोचेंगे तो हो जाएगा। तो जी बिल्कुल, आपने हम लोग ये सब पढ़ते हैं, इसका प्लेसिबो इफेक्ट पढ़ते हैं, तो इसलिए आप इसको अगर सोचें कि मुझे कुछ नहीं होगा इससे, तो नहीं होगा। अच्छा सोचें, अच्छा होगा, यही मैं कहूँगा जाते जाते। मुझे दीजिए इजाज़त, डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। एक नए शो में डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट डिजीज के ऊपर बात करेंगे, डिफरेंट डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।